नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जो सुनने में शायद थोड़ा अकेडमिक लगे, पर असल में हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। रणनीतिक सोच यानी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। और इसके लिए हमारे पास एक किताब के कुछ अंश हैं जो ये दावा करते हैं कि हम सब, चाहे वो बिजनेसमैन हो, राजनेता या फिर घर पर बच्चों के साथ डील कर रहे माता पिता, हम सब हर रोज कई तरह के खेल खेलते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इन खेलों के पीछे के नियमों को समझना और ये देखना कि हम इनमें बेहतर खिलाड़ी कैसे बन सकते हैं। हाँ, और जब हम खेल कहते हैं ना, तो इसका मतलब वो शतरंज या क्रिकेट वाले खेल नहीं है। अच्छा। ये गेम थ्योरी का दायरा है, जो रणनीतिक फैसलों के पीछे का एक तरह से विज्ञान है। गेम थ्योरी। हाँ, इसका जो सबसे बुनियादी आइडिया है वो ये है कि आपका फैसला सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि आपके लिए क्या अच्छा है, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं कि सामने वाला खिलाड़ी क्या करने वाला है। अच्छा। तो ये तर्क, मनोविज्ञान और थोड़ी सी कला का एक बहुत ही मजेदार मिश्रण है। ठीक है, तो इसे समझना शुरू करते हैं। किताब में एक बहुत ही सरल से उदाहरण से शुरुआत की गई है। संख्या का अनुमान लगाओ। मान लीजिए मैं एक संख्या सोचती हूँ, 1 से 100 के बीच। अब आपको उसका अनुमान लगाना है, तो सबसे तार्किक तरीका क्या होगा? आप शायद बीच से शुरू करेंगे, 50। 50। हाँ। मैं कहूंगी कम, तो आप शायद 25 कहेंगे। फिर मैं कहूंगी ज्यादा, तो आप 37 या 38 पर जाएंगे। हाँ, ये सबसे एफिशिएंट तरीका है। बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट के स्टीवन बाल्मर भी जॉब इंटरव्यू में यही सवाल पूछते थे, ये देखने के लिए कि कैंडिडेट किसी समस्या को कैसे सुलझाता है। और यहीं पर गेम थ्योरी का पहला और सबसे जरूरी सबक आता है। वो क्या है? देखिए, अगर संख्या किसी कंप्यूटर ने बेतरतीब ढंग से चुनी है, तो आपका ये तरीका, ये लॉजिक एकदम सही है। लेकिन अगर संख्या मैंने चुनी है और मेरा मकसद है कि आप जीते नहीं, तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। कैसे? मैं जानता हूं कि आपका पहला अनुमान 50 होगा। ये सबसे स्वाभाविक, सबसे तार्किक पहला कदम है। तो जाहिर है मैं 50 का भी नहीं चुनूंगा। ओह। मैं शायद 49 या 48 जैसी कोई संख्या चुनूंगा, जो आपके तार्किक पैटर्न के ठीक बाहर हो। मैं आपके तर्क का अनुमान लगाकर अपना दांव चल रहा हूं। एक मिनट, इसका मतलब तो ये है कि पूरी तरह तार्किक होना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कभी कभी थोड़ा हटकर, थोड़ा अतार्किक सोचना ज्यादा काम आ सकता है। एकदम। ये तो हमारे सोचने के तरीके को ही चुनौती देता है। एकदम सही। यह सिर्फ अपने तर्क को लागू करने का खेल नहीं है, बल्कि दूसरे के तर्क को समझने और उसे मात देने का खेल है। आपको खुद को दूसरे खिलाड़ी की जगह रखकर सोचना होगा। उनके नजरिए से। हाँ, उनके लक्ष्य क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फुटबॉल में पेनल्टी किक के बारे में सोचिए। स्ट्राइकर सिर्फ उस कोने में शॉट नहीं मारता जो उसे पसंद है, वो उस कोने में मारता है जहां उसे लगता है कि गोलकीपर डाइव नहीं करेगा। और गोलकीपर भी ठीक यही सोच रहा होता है। तो ये एक दूसरे का दिमाग पढ़ने जैसा खेल है। बिल्कुल, कई स्तरों पर। यही गेम थ्योरी का सार है। पुट योरसेल्फ इन द अदर शूज। अच्छा, तो ये हुआ जब आप दूसरे के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अगले कदम का अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ पहला कदम सोचने के बारे में है, या हमें पूरी बाजी के अंत तक सोचना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये हमें रणनीति के, आप कह सकते हैं, सुनहरे नियम की ओर ले जाता है। आगे देखो और पीछे की ओर सोचो। आगे देखो और पीछे की ओर सोचो। हाँ, लुक फॉरवर्ड एंड रीजन बैकवर्ड। किताब में चार्ली ब्राउन के क्लासिक कार्टून का जिक्र है जो इसे बेहतरीन ढंग से समझाता है। ओ, वो वाला जिसमें हर बार लूसी फुटबॉल रखती है और चार्ली ब्राउन से कहती है, आओ इसे किक करो। हाँ वही, और हर बार बेचारा चार्ली ब्राउन ये सोचकर दौड़ता है कि शायद इस बार वो ऐसा नहीं करेगी। और हर बार लूसी आखिरी पल में गेंद हटा लेती है और चार्ली ब्राउन धड़ाम से गिर जाता है। बिल्कुल, वो इसलिए गिरता है क्योंकि वो पीछे की ओर तर्क नहीं कर रहा। उसे खेल के अंत से शुरू करना चाहिए। मतलब? उसे सोचना चाहिए, जब मैं गेंद के पास पहुंचूंगा तो लूसी के पास क्या विकल्प होंगे। गेंद वहीं रहने देना या उसे हटा लेना। अब लूसी के लिए सबसे मजेदार नतीजा क्या है? उससे गिराना। हाँ, तो वो गेंद हटाएगी। हाँ, ये तो तय है। तो ये जानते हुए चार्ली ब्राउन का आज सबसे अच्छा कदम क्या है? दौड़ना ही नहीं। एग्जैक्टली, दौड़ना ही नहीं। यही है आगे देखना और पीछे की ओर तर्क करना। आप अपने अंतिम लक्ष्य से शुरू करते हैं और फिर तय करते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए आज आपको क्या कदम उठाने चाहिए। ये तो सिर्फ कार्टून की बात नहीं है, किताब में एक कारोबारी उदाहरण भी दिया गया है। हाँ। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है चार्ली,
जो फ्रीडोनिया जैसे किसी देश में $1 लाख का निवेश करने की सोच रहा है। ठीक है। वहाँ एक स्थानीय व्यवसायी है फ्रीडो, जो वादा करता है कि वो 1 साल में पैसे को 5 गुना कर देगा, मतलब $5 लाख, और फिर मुनाफा आधा आधा। कागज पर तो ये एक शानदार डील लगती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ चार्ली को एक गेम थ्योरिस्ट की तरह सोचना होगा। उसे साल के अंत से पीछे की ओर सोचना होगा। अच्छा। साल के अंत में जब फ्रेडो के हाथ में $5 लाख होंगे, उसके पास 2 विकल्प होंगे। पहला, अपना वादा निभाए और चार्ली को उसका हिस्सा $2.5 लाख दे दे। दूसरा, सारे पैसे लेकर भाग जाए। और अगर फ्रीडोलिया में कानून व्यवस्था कमजोर है तो फ्रेडो का तार्किक फैसला क्या होगा? भाग जाना। उसे पूरे $5 लाख मिलेंगे, जबकि वादा निभाने पर सिर्फ $2.5 लाख। ओह। तो फ्रीडोनिया वाला बिजनेसमैन असल में चार्ली ब्राउन है और फ्रेडो वो लूसी है जिसके हाथ में फुटबॉल है। एकदम सही। खेल वही है, बस दांव पर पैसे लगे हैं। पीछे की ओर सोचते हुए चार्ली को आज ही समझ जाना चाहिए कि साल के अंत में फ्रेडो उसे धोखा देगा। बिल्कुल। इसलिए चार्ली का सबसे अच्छा कदम है आज निवेश ही ना करना। हाँ। सबक यह है कि आपको यह अनुमान लगाना होगा कि खेल के अंत में दूसरे खिलाड़ी के हित में क्या होगा, क्योंकि अक्सर वही उनके आज के व्यवहार को तय करता है। ठीक है। ये दोनों उदाहरण ऐसे थे जहां एक खिलाड़ी दूसरे के बाद चाल चलता है। लेकिन तब क्या होता है जब दोनों खिलाड़ी एक ही समय पर अपनी चाल चल रहे हों, बिना ये जाने कि दूसरा क्या करने वाला है? यहीं पर शायद गेम थियरी का सबसे प्रसिद्ध आइडिया आता है, कैदियों की दुविधा या प्रिजनर्स डायलेमा। हाँ, और ये हमारी जिंदगी में हर जगह है, हर जगह। किताब 2 कैटलॉग कंपनियों का उदाहरण देती है, रेनबोज एंड और बीबी लीन। ठीक है। दोनों एक जैसी शर्ट बेच रही हैं। अगर वे दोनों मिलकर $80 की कीमत तय करते हैं तो दोनों को अच्छा खासा $72,000 का मुनाफा होता है। ये उन दोनों के लिए सबसे अच्छा सामूहिक परिणाम है। बिल्कुल। वे बाजार को आपस में बांट लेते हैं। लेकिन यहाँ एक लालच भी तो है। हर कंपनी का मैनेजर सोचेगा, अगर दूसरी कंपनी कीमत $80 रखती है और मैं चुपके से अपनी कीमत 70 कर दूं, तो मेरे पास ज्यादा ग्राहक आएंगे। हाँ, और मेरा मुनाफा 72,000 से बढ़कर शायद 90,000 हो जाएगा। और यही दुविधा का जाल है। दिक्कत यह है कि दोनों कंपनियों के मैनेजर एक ही तरह से सोच रहे हैं। अच्छा। जब दोनों अपनी कीमतें कम कर देते हैं तो कोई भी बाजार पर कब्जा नहीं कर पाता। वे बस एक विनाशकारी मूल्य युद्ध यानी प्राइस वॉर में फंस जाते हैं। और नतीजा दोनों का मुनाफा घटकर सिर्फ $40,000 रह जाता है। अरे, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 दुकानें एक दूसरे के बगल में 50% ऑफ का बोर्ड लगा दें, फिर दूसरा 60% ऑफ लगाता है। अंत में दोनों ही नुकसान में रहते हैं। और ग्राहक मजे लेते हैं। हाँ, जब हर कोई सिर्फ अपने फायदे का सोचता है तो अंत में नुकसान सबका होता है। यह तो सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, मैं इसे देशों के बीच हथियारों की होड़ में देख सकती हूँ। बिल्कुल। या जब देश जलवायु परिवर्तन पर समझौता करने की कोशिश करते हैं, हर कोई चाहता है कि दूसरा कटौती करे ताकि उन्हें न करनी पड़े। और अंत में कोई कुछ नहीं करता और सब भुगतते हैं। तो इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? क्या सहयोग संभव है? इस पर बहुत रिसर्च हुई है। रॉबर्ट एक्सेलरॉड का एक प्रसिद्ध कंप्यूटर टूर्नामेंट था जिसमें दुनिया भर के विशेषज्ञों ने अपनी रणनीतियां भेजी कि ऐसे खेलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन करता है। और कौन जीता? जीतने वाली रणनीति सबसे सरल और सबसे प्रसिद्ध में से एक थी, टिट फॉर टैट। जैसे को तैसा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी पहली चाल में सहयोग करो, उसके बाद हमेशा वही करो जो तुम्हारे प्रतिद्वंदी ने अपनी पिछली चाल में किया था। अच्छा। अगर उसने सहयोग किया तो तुम भी करो, अगर उसने धोखा दिया तो अगली चाल में तुम उसे सजा दो। तो ये रणनीति इसलिए सफल हुई क्योंकि ये स्वभाव से अच्छी है, मतलब हमेशा सहयोग से शुरू करती है। ये जवाबी है, धोखे को नजरअंदाज नहीं करती, और ये क्षमाशील भी है। क्षमाशील कैसे? जैसे ही प्रतिद्वंदी सहयोग पर लौटता है, यह भी तुरंत माफ कर देती है और सहयोग करने लगती है। लेकिन ये कंप्यूटर के लिए तो ठीक है, असल दुनिया में जहाँ गलतफहमियां होती हैं वहाँ क्या होगा? मतलब अगर मैंने सोचा कि आपने धोखा दिया जबकि असल में कोई और वजह थी और मैंने आपको सजा दे दी, फिर आप मुझे सजा देंगे, क्या ये बदला लेने के एक अंधीन चक्र में नहीं बदल जाएगा? ये टिट फॉर टैट की सबसे बड़ी कमजोरी है, और आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक भी गलतफहमी बदला लेने की एक लंबी और विनाशकारी श्रृंखला शुरू कर सकती है। तो इसका कोई हल है? हाँ, इसलिए असल दुनिया में थोड़ी ज्यादा उदार रणनीतियां, जैसे 2 बार धोखा मिलने पर ही सजा दो, कभी कभी बेहतर काम करती हैं।
ये छोटी मोटी गलतफहमियों को नजरअंदाज करने की गुंजाइश देती है। अच्छा, यहाँ से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई वादा किया है या कोई धमकी दी है, आप उसे विश्वसनीय कैसे बनाते हैं? सिर्फ कह देना तो काफी नहीं होता, आपकी बातों में वजन कैसे आता है? ये गेम थ्योरी का एक बहुत ही शक्तिशाली पहलू है। लेखक एक टीवी शो का उदाहरण देते हैं जहां ज्यादा वजन वाले प्रतिभागियों को अपना वजन कम करने के लिए प्रेरित करना था। अच्छा। तो शो के निर्माताओं ने क्या किया? उन्होंने हर प्रतिभागी की तस्वीरें बिकिनी में खिंचवाईं। क्या? हाँ, और सौदा ये था, अगर आप 2 महीने में 15 पाउंड वजन कम नहीं कर पाए तो आपकी ये तस्वीरें नेशनल टेलीविजन पर दिखाई जाएंगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत कठोर है। लेकिन मुझे लगता है कि इसने काम किया होगा। इसने काम किया। क्यों? क्योंकि ये धमकी विश्वसनीय थी। विश्वसनीय कैसे? अब नियंत्रण उनके हाथ में नहीं था। वे जानते थे कि शो के निर्माता अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ऐसी कंट्रोवर्सी से तो शो की रेटिंग बढ़ेगी। मतलब धमकी को विश्वसनीय बनाने के लिए आपको खुद को ऐसी स्थिति में लाना होता है जहां उसे पूरा करना आपके खुद के हित में हो, या फिर आप उसे पूरा करने से पीछे हट ही ना सकें। जैसे इतिहास में स्पेनिश विजेता हर्नान कोर्टेज ने किया था। जब वो अपनी सेना के साथ मेक्सिको पहुंचा तो उसने अपने जहाजों को डुबोने का आदेश दिया। हाँ, बिल्कुल। उस एक कदम से उसने अपने सैनिकों को एक बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया, जीतो या मरो, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने पीछे हटने के विकल्प को ही खत्म कर दिया था। बिल्कुल, ये एक अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा कदम था, लेकिन इसने उसकी सेना के संकल्प को मजबूत किया और उसके दुश्मनों को यह संदेश दिया कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अपने ही जहाज डुबो देना, ये तो एक बहुत बड़ा जुआ था। क्या होता अगर उसके सैनिक इसे एक आत्मघाती कमांडर का संकेत मानकर विद्रोह कर देते? ये रणनीति तो उल्टी भी पड़ सकती थी। जरूर पड़ सकती थी, और यही एक विश्वसनीय प्रतिबद्धता का सार है। आप जानबूझकर अपने पुल जला देते हैं। ये बहुत ज्यादा जोखिम भरा होता है, लेकिन यही इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। ये आपके प्रतिद्वंदी को दिखाता है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। तो कभी-कभी अपने विकल्पों को सीमित करना ही आपको ज्यादा मजबूत बनाता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि कभी-कभी सिर्फ जिद्दी होना, अपनी बात पर अड़े रहना भी एक ताकतवर रणनीति हो सकती है। हाँ, इसे इंट्रांजिजेंस कहते हैं। जब चर्च ने मार्टिन लूथर से अपनी बातें वापस लेने को कहा तो उनका प्रसिद्ध जवाब था, मैं यही खड़ा हूं, मैं कुछ और नहीं कर सकता। उन्होंने समझौता करने से मना कर दिया। बिल्कुल, और इससे उनके आंदोलन को अविश्वसनीय शक्ति मिली। किताब में फ्रांस के चार्ल्स डी गॉल का भी जिक्र है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ्रांस एक कमजोर देश था, लेकिन डी गॉल ने अपनी जिद की ताकत का इस्तेमाल करके उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। वो कैसे? जब वो किसी बात पर नहीं कह देते थे तो दूसरे देशों के पास 2 ही विकल्प होते थे, या तो उनकी बात मान लो या पूरा समझौता तोड़ दो। और क्योंकि बाकी देश समझौता बचाना चाहते थे, वे अक्सर डी गॉल की बात मान लेते थे। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने रणनीतिक सोच के कुछ बड़े सिद्धांत देखे। पहला, हमेशा खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचो। दूसरा, अपने अंतिम लक्ष्य से शुरू करो और पीछे की ओर काम करो। बिल्कुल। तीसरा, कैदियों की दुविधा जैसे जालों को पहचानो जहां व्यक्तिगत फायदा सबका नुकसान करा सकता है। और आखिर में, अपनी धमकियों और वादों को विश्वसनीय बनाने के लिए ठोस कदम उठाओ। हाँ, भले ही उसमें अपने कुछ रास्ते बंद करना शामिल हो। सही। बिल्कुल। और इसे खत्म करने के लिए एक आखिरी विचार जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स से आता है। बताइए। लेखक बताते हैं कि कीन्स ने शेयर बाजार की तुलना एक सौंदर्य प्रतियोगिता से की थी। सौंदर्य प्रतियोगिता? हाँ, पर यह कोई आम सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं थी। इसमें जज को उस प्रतियोगी को नहीं चुनना है जो उसे व्यक्तिगत रूप से सबसे सुंदर लगता है। तो फिर कैसे चुनना है? उसे उस प्रतियोगी को चुनना है जिसके बारे में उसे लगता है कि बाकी सारे जज मिलकर उसे सबसे सुंदर मानेंगे। मतलब आपको सिर्फ अपनी राय नहीं बल्कि बाकियों की राय का औसत अनुमान लगाना है। उससे भी एक कदम आगे, आपको ये अनुमान लगाना है कि बाकियों की राय का औसत अनुमान क्या होगा। ये तो बहुत पेचीदा है। बिल्कुल। शेयर बाजार में भी सबसे गर्म स्टॉक वो नहीं है जिसके फंडामेंटल सबसे मजबूत है, बल्कि वो है जिसके बारे में हर कोई सोचता है कि वो सबसे गर्म स्टॉक है। ये तो एक अंतहीन लूप है। हाँ, रणनीति सिर्फ शुद्ध तर्क का खेल नहीं है। यह उम्मीदों को प्रबंधित करने और दूसरों की उम्मीदों का अनुमान लगाने की एक बहुत गहरी कला भी है। असली खेल मैदान पर नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के दिमागों में खेला जाता है।